गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की जलवायु और भारत में जो आने वाले मानसून। तो भारत की जलवायु कैसी है और कौन कौन से मानसून और किस किस इलाके में और कितनी वर्षा करते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारत की जलवायु। तो देख लेते हैं भारत का भूगोल में भारत की जलवायु और मानसून, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कैसी जलवायु है और कौन कौन सा मानसून भारत के अंदर बरसात करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो भारत की जलवायु पर प्रत्यक्ष है किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं है। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें है अक्षांश रेखा, समुद्र से निकटता, मानसूनी पवनें, उच्चावच, एल नीनो, ला नीनो का प्रभाव। इन कारणों से इन सभी चीज़ों से भारत की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। और भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मतलब मानसून से ही यहाँ पर बरसात होती है, तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत के अंदर। भारत की जलवायु पर अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्चावच आदि कारकों के अतिरिक्त दो अन्य प्रमुख कारक और है। भारत की जो जलवायु उसको प्रभावित करने वाले और दो, इन सभी कारकों के अलावा दो कारक और है। और उनमें से कौन कौन से कारक है? एक तो उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसके कारण मध्य एशिया से जो ठंडी हवा आती है या ठंडी वायु आती है वो भारत में नहीं आ पाती है। तो हिमालय पर्वत का क्या नुकसान है जलवायु के ऊपर कि जो ठंडी हवा मध्य एशिया से आती है, ठंडी वायु, वो भारत के अंदर हिमालय के कारण प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई होने के कारण वो हवा हिमालय के ऊपर से निकल जाती है या फिर हिमालय की चट्टानों से भिड़ करके वहीं पर दम तोड़ देती है। दक्षिण में हिंद महासागर, पहला क्या हो गया, उत्तर में हिमालय जो है और दक्षिण में जो है हिंद महासागर जिसके कारण भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण क्या है? दक्षिण में जो हिंद महासागर है वो है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु पाई जाती है। मतलब जो मानसूनी जो पवन है वो समय समय पर अपनी दिशा बदल लेती है, जिस कारण से भारत में 4 ऋतुओं पाई जाती है, मतलब भारत में ऋतु परिवर्तन होता है। अब वो 4 ऋतु कौन कौन सी है? तो हम जो शीत ऋतु बोलते हैं जिसको सर्दी, तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक हम, मतलब भारत की जलवायु वर्गीकरण में ये शीत ऋतु को 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक माना गया है। ग्रीष्म ऋतु जो है 16 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी मानी गई है। और वर्षा की जो ऋतु है वो 16 जून से 15 सितंबर तक ये वर्षा ऋतु मानी गई है। और उसके बाद में शरद ऋतु, ये 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक शरद ऋतु मानी गई। तो जो भारत की जलवायु है उसके समय समय पर पवनों द्वारा परिवर्तित होने पर ये जलवायु परिवर्तन होता है और जिसके कारण से ये ऋतुएं भारत के अंदर परिवर्तित होती है। उत्तर भारत के जो मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण चक्रवात के कारण होती है। मतलब उत्तरी भारत के जो मैदानी भाग है उनमें सर्दी के टाइम पे जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण या शीतोष्ण चक्रवात के कारण होती है। जनवरी फरवरी में तमिलनाडु में तटों पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। मतलब वही शीत ऋतु में जो जनवरी फरवरी का माह है उसमें भी तमिलनाडु में जो समुद्री तटों पर जो वर्षा होती है वो भी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है? तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि मार्च से तापमान बढ़ता ही बढ़ता है तथा वायुदाब घट जाता है, वायु का दबाव घट जाता है। और इस समय क्या है, निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है, मतलब वायुदाब घटता है तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो एक तो होता है राजस्थान के अंदर और दूसरा नागपुर के पठारी क्षेत्र के अंदर। ये मतलब वायुदाब घट जाने के कारण वहाँ का केंद्र बिंदु वहाँ पर बनता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में
उत्तरी पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु के चलने वाली जो गर्म या शुष्क हवा है उसको लू कहते हैं। तो गर्मियों के टाइम पे जो शुष्क हवाएं चलती है उसको लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है। तो ग्रीष्म काल में मतलब तीव्र सूखी हवाएं चलती है, मतलब आर्द्र हवाएं चलती है, और जिसमें बादल के गरजने के साथ साथ वर्षा होती है। तो ग्रीष्म काल में जो असम और पश्चिम बंगाल में जो आर्द्र हवाएं चलती है उसमें उसके दौरान ही क्या है, बादलों की गर्जना होती है और उसी से बरसात भी होती है। भारत ने मानसून की आगमन की जो तिथि है, मतलब भारत में जो मानसून आता है वो कौन कौन सी तिथि को माना जाता है, कहाँ पर दस्तक देता है मानसून, तो 1 जून को स्वीकार किया गया है। मतलब भारत में 1 जून को मानसून दस्तक देता है। वो कहाँ देता है, केरल में। फर्स्ट मानसून कहाँ आता है, केरल में। हालांकि निकोबार में मानसूनी पवनें 21 मई को मानी गई है और लक्षद्वीप में 27 मई से ही प्रवेश कर जाती है। तो जो भारत में मानसून आता है वो केरल में 1 जून को प्रवेश करता है मानसून, और जो अंडमान निकोबार है वहाँ की मानसूनी पवनें वहाँ 21 मई को और लक्षद्वीप में 27 मई को प्रवेश करती है। और मानसून के निर्वर्तन की तिथि जो राजस्थान के क्षेत्र में 10 सितंबर से प्रारंभ होती है, जो लगभग 8 अक्टूबर तक सक्रिय रहती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। देखो ये नाम याद रखने लायक है कि जो मानसूनी हवाएं जो चलती है तो पूर्वी भारत में उनको नॉर्वेस्टर कहा जाता है और बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटक में क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो काफ़ी की खेती के लिए लाभदायक है। बिल्कुल कॉफ़ी, जो कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती होती है उसके लिए लाभदायक है। और ये आम की फसल के लिए भी लाभदायक होती है। तो आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत में इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। ये मानसून जो जो वर्षा करती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। और असम में यह वर्षा चाय की खेती के लिए भी लाभदायक है। तो कर्नाटक में कॉफी की खेती के लिए और दक्षिणी भारत में आम की खेती के लिए आम्र वर्षा कहते हैं, और असम में चाय होती है तो चाय की खेती के लिए भी ये वर्षा लाभप्रद होती है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो वर्षा ऋतु के कारण जो उत्तर पश्चिमी भाग है और पाकिस्तान का जो हिस्सा है उसमें क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे मानसूनी गर्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मानसूनी गर्त। इस कम दबाव क्षेत्र को भरने के लिए, इसमें जब मानसून का दबाव कम होता है तो इस क्षेत्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार करके और इस ओर बढ़ती है। मतलब जब हवा का दबाव जब कम होता है तो फिर दक्षिणी जो पवनें हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके और इस कम दबाव वाले एरिया की तरफ बढ़ती है, और परिणाम स्वरूप पृथ्वी की गति के कारण मतलब जो हवाएं इस साइड में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की तरफ और पाकिस्तान के कुछ एरिया की तरफ बढ़ती है। तो उस टाइम पे क्या है, पृथ्वी की भी गति होती है। तो पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं क्या अपना दिशा परिवर्तित हो जाता है। मतलब दिशा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है क्योंकि पृथ्वी घूम जाती है और यह दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहने लगती है, जिस कारण जून सितंबर में होने वाली वर्षा को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा कहा जाता है। अब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का उद्गम समुद्र से होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें चलती है उनका उद्गम कहाँ से होता है, समुद्र से होता है। और जबकि यह पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है तो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है और पूरे भारतीय प्रायद्वीप में वर्षा करती है। तो मतलब ये जो पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें जो समुद्र से चलती है, तो ये उपमहाद्वीप में जब भारतीय उपमहाद्वीप में जब प्रवेश करती है तो बंगाल की खाड़ी से नमी मिलती है इसको, और फिर ये पवनें आसमान में उड़ती है और फिर बाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण फिर इसमें से बरसात होती है। तो इसे भारतीय प्रायद्वीप में ये इसी कारण से वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 शाखाओं में विभक्त किया है। तो उपमहाद्वीप की जो स्थलाकृति है, जो पृथ्वी की आकृति है, उसके कारण से ये मानसून
को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। भारत में वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। मतलब पूरे भारत के अंदर जो वर्षा का औसत है वो 118 सेंटीमीटर है, जबकि मेघालय के मासिनराम में सबसे अत्यधिक, विश्व की अत्यधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत की सबसे कम कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। हाँ, देखिए नीचे, भारत में लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला और बीच का भाग को मिलाकर के जो औसत एक एवरेज निकलता है वो 118 सेंटीमीटर वर्षा का औसत निकलता है। तो लेह में भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह के अंदर होती है, याद रखना। पंजाब में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। मतलब पंजाब एक ऐसी जगह पे है जहाँ से अरब सागर से आने वाली भी मानसून भी वर्षा करता है और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून भी वर्षा करता है। तो पंजाब में दोनों ही मानसूनों से वर्षा होती है। और भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान जो है मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित क्रमशः मासिनराम और चेरापूंजी। तो सबसे आर्द्र जगह है मेघालय में मासिनराम सबसे ज्यादा आर्द्र, और चेरापूंजी उससे थोड़ा सा कम। तो मासिनराम में आपको पता ही है कि मेघालय में अत्यधिक सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। तो ये थे मतलब यहाँ की जलवायु। तो जलवायु के बाद में अब देखते हैं कि मानसून, जो मानसून आते हैं जिसके कारण बरसात होती है। तो देख लेते हैं कि ये मतलब अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों के द्वारा ही भारत के अंदर बरसात होती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं अरब सागर शाखा के जो मानसून आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि इस शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल में आता है। बिल्कुल केरल में आता है। और केरल राज्य में क्या है, जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है। जैसे 1 जून तिथि मानी गई है, 1 जून जो तारीख मानी गई है कि केरल में 1 जून को जो अरब सागर का मानसून है वो दस्तक दे देता है। तो जो जून का प्रथम सप्ताह है उसमें ये मानसून केरल में आ जाता है। और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। पश्चिमी घाट में जो जो पर्वत है उनसे टकराते हैं और फिर केरल के अंदर ये अरब सागर वाले मानसून वर्षा करते हैं। यह शाखा देश के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा करता है। कौन सा? अरब सागर से आने वाला जो मानसून है वो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अरब सागर से आने वाले मानसून से वर्षा होती है। अरब सागर के मानसून की उत्तरी शाखा गुजरात के कच्छ की खाड़ी व राजस्थान में प्रवेश करती है। जो अरब सागर से मानसून आता है वो गुजरात में जो कच्छ है वहां से और राजस्थान में प्रवेश करती है, परंतु यहाँ पर पर्वतीय अवरोध न होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। क्योंकि जब गुजरात से कच्छ के रन के साइड से राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर वो अरब सागर का मानसून वर्षा नहीं करता, क्योंकि इस मानसून को रोकने के लिए, इसमें अवरोध पैदा करने के लिए कोई पर्वतमाला इस एरिया में नहीं है। तो ये क्या है, सीधा निकल जाता है और हिमालय की पर्वतमालाओं से टकरा करके जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में बरसात करता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय इलाका है तो ये मानसून उन पहाड़ों से टकराता है और उसके बाद में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्षा करता है। हिमाचल में तो करता है लेकिन जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू जो इलाका है उसमें अत्यधिक वर्षा करता है और जो कश्मीर का इलाका है उसमें कम वर्षा करता है। तो ये अरब सागर का मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा बंगाल की खाड़ी के मानसून की अपेक्षा 3 गुना अधिक वर्षा करती है। देखो, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो अरब शाखा जो है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, मानसून की अपेक्षा 3 गुना अत्यधिक वर्षा करती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण अरब सागर का बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा 3 गुना बड़ा होना है। तो मतलब अरब सागर बड़ा होने के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों की अपेक्षा अरब सागर से आने वाला मानसून 3 गुना अत्यधिक वर्षा करता है। और उसका कारण क्या है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी से लगभग 3 गुना बड़ा है तथा बंगाल की खाड़ी के मानसून का एक ही भाग भारत में प्रवेश करता है। मतलब ये अरब सागर से आने वाला जो मानसून है वो अत्यधिक वर्षा करता है। जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो मानसून क्या है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो आधा भाग क्या है, भारत के अंदर प्रवेश करता है, उससे वर्षा होती है। और जो दूसरा भाग रहता है वो म्यांमार और थाईलैंड की ओर मुड़ जाता है। और इस कारण से बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून का लाभ भारत को कम मिल पाता है और आधा मिल पाता है ऐसा कहें, और आधा जो फायदा मिलता है वो म्यांमार और थाईलैंड को मिलता है।
तो ये अरब सागर से आने वाले मानसून थे। अब देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी शाखा से जो मानसून आता है, मतलब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, तो उसमें क्या है कि गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ, ये गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं पर अत्यधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिन राम मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो, जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, तो इन पहाड़ियों से टकराता है, गारो, खासी और जैंतियों से, और इस कारण से बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अत्यधिक वर्षा करती है। और वो कहाँ करती है? अत्यधिक वर्षा करती है मेघालय में, और मेघालय में जो मेघालय का मासिन राम क्षेत्र है उसमें, और इस मासिन राम क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये मासिन राम। तो ये याद रखना, किस कारण कौन सी मानसून वर्षा करती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून यहाँ वर्षा करती है। किस कारण करती है? क्योंकि यहाँ पर इस मानसून को आगे रास्ते में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मिलती है, और उनसे टकरा करके और ये मेघालय में वर्षा होती है, और मेघालय में अत्यधिक वर्षा मासिन राम में होती है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर दिशा में पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश व म्यांमार की ओर बढ़ती है। तो जो बंगाल की खाड़ी के जो मानसून उठता है वो उत्तरी दिशा में बढ़ता है, तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार की ओर ये बढ़ता है। आपको पता है कि म्यांमार की तरफ, म्यांमार और थाईलैंड की तरफ आधा मानसून चला जाता है, तो ये उस साइड बढ़ता है। हिमालय पर्वतमाला के समानांतर बढ़ते हुए ये गंगा के मैदान में भी वर्षा करता है। तो हिमालय पर्वतमाला के साथ साथ, मतलब ये जब हवा डाइवर्ट हो जाती है, तो ये फिर गंगा के मैदान में जाकर के कुछ वर्षा करता है, जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। जो तमिलनाडु है वो पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। यहाँ अधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो देखें, ये जो तमिलनाडु है वो पश्चिमी घाट की तरफ पड़ता है, और पूर्व की तरफ पहाड़ पड़ जाता है, इस कारण से यहाँ वर्षा कम होती है। और जो पूर्व की तरफ से जो मानसून आता है, जो उत्तरी पूर्वी से उत्तर पूर्व की तरफ से मानसून जाता है, उससे यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि पर्वत ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा यहाँ पर कम होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का प्रमुख कारण इसका वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मतलब तमिलनाडु में कम से कम वर्षा करता है, क्योंकि यहाँ पर ये पश्चिमी घाट में पड़ता है, और उससे पहले ही पर्वतमालाओं से टकरा करके तमिलनाडु से पहले ही ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वर्षा कर देता है। और जो उत्तरी पूर्वी इलाके से जो मानसून आते हैं वो तमिलनाडु के अंदर अत्यधिक वर्षा करते हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान जो शुष्क रहता है, सूखा रहता है, उसका कारण क्या है? ये वृष्टि छाया क्षेत्र में ही स्थित है। गुवाहाटी एवं चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा हास्यमान प्रवृत्ति से होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल का काल कहा जाता है। शरद ऋतु को क्या है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। तो जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, इनके कारण से पूर्व तट में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इनमें, और पश्चिमी तट में गुजरात में बहुत ज़्यादा ये बरसात नुकसान करती है। तो दोस्तों, ये था भारत की जलवायु और मानसून के बारे में वो चीज़ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा में आपके ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक के कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं भारत के भूगोल के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।